मुझे इंफीरियर पार्ट से, हमारे इंफीरियर सरफेस से हमारे जो ब्रेन है उसके उससे जो है 12 क्रेनियल नर्व निकलती है, 12 जोड़े, 12 पेयर्स, 12 एक साइड के लिए, 12 एक साइड के लिए। जैसे हमारे 31 पेयर स्पाइनल कोड से, हमारी रीढ़ की हड्डी से, ठीक है ना, स्पाइन से 12, 31 जोड़ी, 31 नर्व एक साइड में, 31 नर्व दूसरे साइड में, जिनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। मैंने पढ़ाया भी था आपको सर्वाइकल वाले चैप्टर में भी, लंबर वाले में भी। तो यहाँ हम अब बात कर रहे हैं, ये अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो अपर वाला पार्ट है, वहां से हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है वो निकलती हैं। 12 क्रेनियल नर्व एक साइड में, 12 एक में, यानी कि 24 हो गई, या 12 पेयर हो गए। ठीक है, 12 पेयर ही बोलते हैं मोस्टली हम। इनमें से कुछ नर्व सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, मतलब कुछ सिग्नल को ले जाती हैं, कुछ सिग्नल ब्रेन की तरफ ले जाती है, कुछ ब्रेन से वापस लाती है, और कुछ मिक्स होती है जो दोनों टाइप के काम करते हैं। इन 12 में से जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो हमें एक्चुअली डिजीज करनी है, वो डिजीज जो है इसी नर्व पे डिपेंड करती है। ट्राइजेमिनल नर्व होती है, पांचवी क्रेनियल नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व भी है ये। ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है वो आप समझिए पोन्स से ये निकलती है। पीछे ब्रेन स्टेम में जो पोन्स होता है हमारी, वहां से इसका जो ओरिजिन है वो है। पांचवी क्रेनियल नर्व है, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है, और इसकी सप्लाई मोस्टली हमारे फेस के पूरे एरिया को जो सप्लाई है वो यही क्रेनियल नर्व करती है। अब इसको समझना है, ट्राइजेमिनल निराल्जिया को समझना है। निराल्जिया का मतलब समझते हैं आप, नर्वाइन पेन होता है जो, उसको निराल्जिया बोलते हैं। और ट्राइजेमिनल निराल्जिया का मतलब है ट्राइजेमिनल नर्व का निराल्जिया, ट्राइजेमिनल नर्व का जो पेन होता है, फेशियल पेन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है, ये मैंने बताया पोन से निकलती है, पूरे फेस को ये आपको सप्लाई करती है, मोटर सेंसरी दोनों एरिया में सप्लाई करती है ये। ठीक है। इसके अलावा मेस्टिकेशन की जो मसल्स है पूरी हमारी, मुंह की जबड़े की जो मसल है, उस सब को भी इसी इसी से सप्लाई होती है। अब ये पूरी सप्लाई को ये तीन तरीके से, यानी कि तीन, इसकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये हमारे चेहरे से स्टार्ट होने से पहले ही, हमारे कान के आसपास के एरिया से ही ये जो है तीन पार्ट में डिवाइड होती है। एक ओप्थेलेमिक पार्ट होता है। ठीक है। ओप्थेलेमिक पार्ट जो ट्राइजेमिनल नर्व का है, इसकी एक फोटो डाल दूंगा मैं ग्रुप में, देख लेना आप लोग, कुछ लोग जानते भी होंगे, नए लोगों के लिए। मेरे याद नहीं रहा, मुझे डाउनलोड करनी थी, कोई नहीं। लेकिन जो इसकी पहली ब्रांच है वो ओप्थेलेमिक ब्रांच होती है, जिसकी सप्लाई हमारी आईज में, खासकर अपर वाले एरिया में, आईज में पूरे में रहती है, इंटरनल भी, और आईलिड का अपर वाला पार्ट हो गया, और जो फोरहेड हो गया हमारा, ठीक है, साइड में फोरहेड जो लगता है, उस वाले एरिया की जो सप्लाई है, हर एक साइड में, उधर की नर्व और उधर की नर्व, क्योंकि दो पेयर हैं, तो ओप्थेलेमिक ब्रांच लेफ्ट साइड में भी होगी, राइट साइड में भी होगी। दोनों आंखों की, आईलिड की और फोरहेड की सप्लाई जो है ओप्थेलेमिक ब्रांच से होती है। ठीक है। और ये मिक्स है, मतलब मोटर सेंसरी दोनों के लिए। दूसरी है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी जो ट्राइजेमिनल नर्व है, मैक्सिलरी ट्राइजेमिनल नर्व की जो ब्रांच है, इसकी सप्लाई है लोअर आईलिड, आईलिड के लोअर पार्ट पे, चिक पे अपनी, और नोस्ट्रिल पे। मैक्सिलरी जो एरिया होता है ना, नाक के ऊपर का जो रूट ऑफ द नोज का एरिया, वहां की सप्लाई सारी इससे होती है। और जो गम्स है हमारे ऊपर का जो जबड़ा है उसकी सप्लाई है, ऊपर के जो गम्स है जबड़े के। और अपर लिप्स, ऊपर का जो होठ होता है, उसकी सप्लाई भी इसी नर्व से होती है। यानी कि अगर इन वाले एरिया में फड़फड़ाहट देखने को मिले, पेन देखने को मिले, तो वो मैक्सिलरी ब्रांच की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों होता है वो उस पर भी आ रहा हूँ। और थर्ड जो ब्रांच है वो है मैंडिबुलर ब्रांच जो है, इसकी जो सप्लाई है, मैंडिबुलर मतलब नीचे जबड़े वाला जो एरिया हो गया, इसकी जो सप्लाई है वो लोअर लिप पे है, नीचे वाला जो होंठ होता है उस पे है, नीचे वाले जबड़े के गम में है, लोअर गम्स जिसको बोलते हैं, पूरे जबड़े में है। दोनों साइड की जो चबाने का प्रोसेस है, बोलने का, हंसने का जो प्रोसेस है, खासकर नीचे वाले जबड़े का इसी से मोस्टली कंट्रोल रहता है। और मेस्टिकेशन की जो मसल है सारी, उन सारी मसल्स को भी हमारे जो चिन एरिया में है, साइड में जो मसल्स है, उन सब की सप्लाई भी मैंडिबुलर ब्रांच से ही है। तो ये तीन ब्रांच है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व की। और इसी बिहाव पे इसका ट्रीटमेंट भी हमें करना होगा। प्रॉब्लम कहाँ ये देखना होगा, इसलिए मैंने ये आपको बताया पहले
चाहता तो सीधा वहीं से सीधा शुरू कर सकता था, लेकिन इतनी फिजियोलॉजी, एनाटॉमिकल पार्ट जो है हमें क्लियर होना जरूरी है कि एक्चुअली हम आइडेंटिफाई करें कि अब प्रॉब्लम कहाँ है। अब प्रॉब्लम ऊपर वाले एरिया में है तो आपको क्या करना है, ओप्थेलेमिक रीजन वाला ट्रीटमेंट देना है। मैक्सिलरी एरिया में है तो मैक्सिलरी वाला, और मैंडिबुलर एरिया में है तो मैंडिबुलर वाला ट्रीटमेंट देना है। क्या इन्वॉल्वमेंट है उसके तरीके से मैं आपको इसमें समझाऊंगा, अभी ट्रीटमेंट बताऊंगा। इससे पहले अब हम आ जाते हैं कि भाई इसके कारण क्या हो सकते हैं। अब इसका जो मेन सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है कि ये जो नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, इसके आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज और वेन्स है, खासकर वे जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज किसी भी वजह से, किसी भी कारण से आर्टरीज इन वेन पे जो प्रेशर डालती हैं, प्रेशर इफेक्ट डालती हैं, या जो कंप्रेशन जिसे हम बोल सकते हैं, उसकी वजह से इसकी जो ट्राइजेमिनल नर्व की जो माइलिन सीथ होती है, मतलब जो ऊपर वाला प्रोटेक्टिव पार्ट होता है इसका, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेशन होता है और डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है। उस वाली कंडीशन में क्या होता है, उस वाली कंडीशन में इसमें कंप्रेशन क्रिएट होता है, और फिर ये आगे सिम्टम्स उस पर्टिकुलर एरिया में फड़फड़ाहट, पेन, ठीक है, निराल्जिक पेन जो है वो देखने को मिलता है। बर्निंग भी कई बार रहती है, सुन्नपन भी रहता है, झुंझुनाहट जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। और मोस्टली जो सुपीरियल सेरिबेलर आर्टरीज हैं उसकी वजह से 70-80% जो सुपीरियल सेरिबेलर आर्टरीज हैं उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम जनरेट होती है, मतलब वही कंप्रेशन इस पे डालती है। ठीक है। कई कई केसेस में आपको इंटीरियर या इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की वजह से भी ये कंप्रेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत कम केस में ऐसा रहेगा। ठीक है। कारण यही बनता है कि माइलिन सीथ डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और ये जो कारण है, इन इन कारण में जो प्रेशर जनरेट होता है, ये प्रेशर जनरेट भी इडियोपैथिक भी हो सकता है कई बार। ये 10-5% केस में, बहुत ज्यादा परसेंट तो नहीं, लेकिन 10-5% केस में ये इडियोपैथिक भी हो सकता है, मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कंप्रेशन होने का जो मेन कारण है वो कोई ट्रामा हो सकता है, कोई इंजरी हो सकता है। जैसे कई बार किसी बच्चे में भी हो जाता है, बच्चा कोई गिर गया, सिर में चोट लगने की वजह से साइड में कंप्रेशन हो जाता है। या कई बार स्कूल में टीचर बच्चे को इसलिए बोलते हैं कि जो गाल पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए जोर से, तो उस वजह से भी ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो कई बार इसमें गड़बड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा जो होम वायलेंस होता है, कई बार जो पियक्कड़ लोग होते हैं वो अपनी जो लेडीज उनके घर में है उनको थप्पड़ जोर से या कुछ ऐसी चीज मुंह पे, ऐसे भी काफी केसेस जो है ट्राइजेमिनल निराल्जिया के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ जो है हेल्थ डिसऑर्डर को डेफिशिएंसी की वजह से भी कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है, खासकर बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी में जो माइलिन सीथ है वो कई बार डैमेज होनी, खुद ब खुद डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। खासकर माइग्रेन वाले लोग हैं जिनको माइग्रेन कंटिन्यूस बना रहता है, उनमें कई बार देखा गया है ऐसा होता है। दूसरा, कोई ट्यूमर भी इसका कारण हो सकता है, उस एरिया में कोई ट्यूमर जनरेट हो जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिले, उस वजह से भी जो माइलिन सीथ है वो स्टार्ट होनी शुरू हो सकती है। मतलब उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट होना शुरू हो सकता है। और सिम्टम्स में इसके वही मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर रीजन में निराल्जिक पेन देखने को मिलेगा, और जो फड़फड़ाहट जैसी कंडीशन है, ठीक है, वो देखने को मिलेगी। वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जिनकी वजह से ये ट्रिगर कर सकता है। मतलब ऐसे लोग अगर, हालांकि ये ज्यादातर फीमेल में देखने को मिलता है, मतलब 70% केस इसके, 70% से भी ज्यादा केस फीमेल के ही रहेंगे, 30% में मेल के रहेंगे। लेकिन अगर मेल में है तो भी कई बार शेविंग करने से भी उसको सिम्टम एग्रावेट हो सकते हैं या ट्रिगर कर सकता है। कुछ लोगों को तो सिंपल रबिंग करने से भी फड़फड़ाहट या पेन स्टार्ट हो सकता है, फेस वॉश करने से स्टार्ट हो सकता है, बहुत जोर से हंसने से स्टार्ट हो सकता है, बहुत जोर से या बहुत ज्यादा देर बोलने से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ हार्ड चीज खाने से, दांतों से हार्ड चीज तोड़ने से ये स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों को, मान लो वो जो प्रॉब्लम है उसकी वो मैक्सिलरी रीजन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या मैंडिबुलर रीजन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उनको जो हार्ड ब्रश होता है ना, टूथ ब्रश होता है, उसकी वजह से भी सिग्नल एग्रावेट कर सकते हैं या ट्रिगर कर सकता है, मतलब उसको नहीं था और ये फैक्टर उसका ट्रिगर फैक्टर बन सकता है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम इस डिजीज में जो है रहती है। और अब इसको हमें जो है ट्रीटमेंट करना है।
स्पेलिंग शायद सही होगी, NEU, देख लेना भाई आप लोग, कॉपी में सही लिखना। ट्राइजेमिनल निरैल्जिया। ओप्थेलेमिक रीजन, ओप्थेलेमिक रीजन। ठीक है, अब आप एक ध्यान रखिए इसमें। ओप्थेलेमिक रीजन का निरल्जिया है, मतलब ओप्थेलेमिक मतलब जो ओप्थेलेमिक वाला एरिया है, उसकी जो मेडिसिन हमारे पास एस ग्रुप में सबसे बढ़िया रेमेडी है वो है S12। ठीक है, तो वही जैसे कॉम्बिनेशन में बताता हूँ ना, S12L1A3। ठीक है, और नर्वाइन या न्यूरल्जिया की रेमेडी कौन सी है? F1 और WE। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन आप यूज करिए, और इसको आप दीजिए। मोस्टली क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, और तो आप 10th से स्टार्ट, इसको स्टार्ट करिए, D10 से स्टार्ट करिए। ठीक है, D10 से स्टार्ट करके आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। अक्यूट है एकदम से पेशेंट आपके पास आ गया, तो आप चाहें तो उसको फर्स्ट भी दे सकते हैं, लेकिन 147 वाला फर्स्ट लिखा है तो मतलब 147 वाला देंगे, ताकि मेडिसिन बहुत ज्यादा ना रहे। तब आपके पास 147 बना हुआ रखा होना चाहिए फर्स्ट। उसे बना भी सकते हैं आप, क्या दिक्कत है? 30 ml में 12 ड्रॉप डालनी है आपको, 0.6 ml टोटल मेडिसिन की, इन सब की मिला के। 1 2 3 4 5, 5 मेडिसिन है, 5 या 15, 3 3 ड्रॉप डाल के, और 3 ड्रॉप उसमें से निकाल दो, ड्रॉप आउट कर दो 3 ड्रॉप को, 12 ड्रॉप बची, उसमें मेडिसिन डाल के फर्स्ट बन गया। ठीक है, 30 ml में। अब देखिए 12 ड्रॉप से ही फर्स्ट बन गया। इसलिए मैं कहता हूँ जब लाइटर देना हो, और फर्स्ट ही देना है, पहला डायल्यूशन ही देना है, पहला डायल्यूशन ही देना है, लेकिन लाइटर देना है, तो आप 60 ड्रॉप मत यूज करिए, केवल आप उसकी आधी कर दीजिए। बल्कि मैं तो कहूंगा 30 ड्रॉप यूज करिए, हाँ 30 ड्रॉप यूज करिए आप। 30 20 और 10, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 30 20 और 10। अगर आप उसको D4 D5 D6 मान रहे हैं ना, तो 60 ड्रॉप की बजाय 30 ड्रॉप करेंगे, इसे फर्स्ट मान लो, मान लो है नहीं। और आप जब 20 यूज करेंगे तो उसे सेकंड मान लो, और 10 यूज करेंगे तो उसे थर्ड मान लो। ठीक है, और 3 ड्रॉप यूज करेंगे उसे आप 10 मान लो, D10 10th मान लो। 3 ड्रॉप केवल, 3 या 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग, 2 ड्रॉप केवल, तो उसे आप 10th मान लो। टोटल कॉम्बिनेशन यानी कि S12 L1 A3 F1 WE, पांचों की एक एक ड्रॉप डालो 30 ml में, और 3 ड्रॉप उससे निकाल दो, 3 ड्रॉप नीचे गिरा दो, 2 ड्रॉप बची उसमें डाल दो, तो 10th बन गया आपका। बताऊंगा कल इसको भी, फिलहाल तो आप ये समझो ऑप्थेलेमिक रीजन की प्रॉब्लम है, तो आप ये देंगे। मैक्सिलरी रीजन की प्रॉब्लम है। अब मैक्सिलरी रीजन में अभी भी मैंने पहले बेसिक वाले पार्ट में बताया कि S1 बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, S1A3, क्योंकि आप देखो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, नाक बंद होना, नाक बार बार चलना, बार बार साइनस की प्रॉब्लम, हम S1 ही देते हैं ना उसमें भी। S5 भी काम कर देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन S1 ज्यादा अच्छे से काम करेगा। S1A3 F1 WE। एक्सटर्नल एप्लीकेशन बताऊंगा, वो तो कॉमन सी है, वो बाद में बताऊंगा, तीनों को पहले बता दे। इसको भी ऐसे ही आप D10 से स्टार्ट करके नीचे की तरफ लेके आइए, क्योंकि क्रोनिक पेशेंट ही आएंगे मैक्सिमम। D10 से पेन मैनेज होना शुरू हो जाएगा, 3 से 4 दिन में, 5 दिन में मैक्सिमम पेशेंट को नोटिसेबल पेन पेन में रिलीफ लगना शुरू हो जाएगा। पाँच, क्योंकि मेडिसिन हम 10 15 दिन की तो देते ही हैं, 15 दिन बाद जब पेशेंट आएगा तो नोटिसेबल जो डिफरेंस है वो लेके आएगा। फिर आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन या तो सेम चलाइए अगले 15 दिन के लिए, या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है, वैसे तो सेम चलना चाहिए 1 महीने तक, उसके बाद फिर हम एक डायलूशन या 2 डायलूशन नीचे लेके आते हैं। अब आते हैं मैंडिबुलर। मैंडिबुलर रीजन की प्रॉब्लम है। अब इसमें कई बार C4 का यूज भी करना पड़ता है, अगर मान लो जहाँ की प्रॉब्लम आ रही है, जबड़े की प्रॉब्लम आ रही है, तो C4 बहुत अच्छे से काम करता है वहाँ पे।
हालांकि उसको ऑप्शनल रखूंगा मैं, लेकिन S5 क्योंकि यहाँ पे मसल्स भी है, मसल को भी मैनेज करता है ये, मेस्टिकेशन की जो मसल है, तो इसमें हम वही रखेंगे, L1 नहीं लेंगे, बस S5 A3 F1 WE और C4। C4 ऑप्शनल है आप, लेकिन C4 अगर जबड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आ रही है, जाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आ रही है, केवल मसल्स की नहीं है, तो आप उसमें C5 भी रखें, C4 भी रखेंगे, इसलिए मैं इसको ऑप्शनल सा करके छोड़ देता हूँ। D10 फिर से नीचे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, ये सिंपल समझो न्यूरैल्जिक रेमेडी है F1WE, सब जगह है, और हम यूज करते भी हैं मैक्सिमम जगह, देखो मैं बताता हूँ। लेकिन न्यूरैल्जिक पेन में आपको F1WE हमेशा याद रखना है, कुछ भी नहीं है ना, तो आप सिंपल S5 F1WE याद रखो। केवल F1WE भी है तो भी आप किसी को दे देंगे ना, अक्यूट प्रॉब्लम किसी को आई है ना, न्यूरैल्जिक पेन हो रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है और अभी कोई प्रॉब्लम है, तो F1WE आप उसको दे दो, फर्स्ट में ही दे दो आप। फर्स्ट डायलिसिस जैसे मैंने बताया ना, 30 ml में 12-13 ड्रॉप डाल के उसको दे दो लगातार, कंटिन्यूअस 10 बूंद 5-6 बार दिन में लेने के लिए, उसको आराम लगना शुरू हो जाएगा पहले दिन से ही। न्यूरैल्जिक पेन में अक्यूट प्रॉब्लम है, क्रोनिक प्रॉब्लम है तो फिर वही D10 से या 10th डायल्यूशन से आप शुरू करो। D10 से करोगे तो आप कितनी ड्रॉप डालोगे, 9 to 10 ड्रॉप डालोगे 30 ml में। 10th से शुरू करोगे और लाइटर जाओगे तो मैंने आपको बताया 30 ml में 2 या 3 ड्रॉप आप डालोगे, और लाइटर हो गया। तो डायरेक्ट डिस्पेंसिंग मेथड भी दोनों तरीके से हो सकते हैं, हालांकि प्रूवन नहीं है वो, कल मैं कंपैरिजन के थ्रू आपको एक चार्ट ही बनाऊंगा डायरेक्ट बताते हुए, या मैं बना के डाल दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्रूवन तो कुछ भी नहीं है उनमें से, ना हम कर सकते हैं किसी को प्रूव, प्रूव तो केवल वही है जो मैंने बताया, या तो सीरियल डायल्यूशन या फिर जंपिंग वाला डायल्यूशन, वो प्रूवन है साइंटिफिकली मैथमेटिकली, सब तरीके से वो सेटिस्फाई करता है। अब एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करते हैं। अच्छा, इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इंटरमिटेंटली आप F1 का 1000 पेशेंट को देते रहिए, 3 दिन दे के बंद कर दो, फिर जाके उसको, न्यूरैल्जिक पेन को काफी अच्छे से मैनेज करता है, क्योंकि कई बार इसमें ओवर सेंसिटिव का केस भी रहता है और सेंसेशन लॉस होने का प्रॉब्लम भी कई बार देखने को मिल सकता है। तो F1 1000 दोनों तरीके से आप इंटरमिटेंटली इसमें दे सकते हैं। अब आप इसको, आपको इसमें अप्लाई कर क्या करना है, F2 और WE एंड C5 A3, इसको D4 में आप स्प्रे करा सकते हैं या ऑयल दे सकते हैं या कॉम्प्रेस दे सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना RS ना रहे, क्योंकि चेहरे पे, फेस पे RS डालने से इरिटेशन हो सकती है, कुछ लोगों को पिंपल्स या ऐसी चीजें निकल के आ सकती हैं, दाने निकल के आ सकते हैं, कुछ लोगों को इरप्शन भी हो सकते हैं। तो फेस पे क्योंकि स्प्रे भी कराना है, ऑयल भी कराना है या कॉम्प्रेस देना है, तो आप वाटर बेस ही उसको D4 बना के दें। D3 में आपका RS है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे आगे प्योर डिस्टिल वाटर में आप बनाइए, तब जाके उसको दीजिए, ये चीज़ ध्यान रखने की है। बाकी जो फैक्टर हैं सारे वो मैनेज करिए, जो ट्रिगर्स हैं वो पूछे पेशेंट से, क्या ट्रिगर है, किस वजह से उसका जो एग्रीवेट होता है या किस वजह से स्टार्ट होती है डिजीज, उन सारे ट्रिगर्स को बंद कराइए। ठीक है, और कुछ फूड सप्लीमेंट होते हैं जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, डेफिशिएंसी चेक कराइए बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो नई प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक मैं चला रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में उसे, उसमें मैं सारी डेफिशिएंसी भी इसलिए टाइम लग रहा है कि मैं सारी डेफिशिएंसी, उनके सप्लीमेंट, EH में क्या दे सकते हैं, होम रेमेडीज में क्या दे सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। हालांकि डिजीज तो काफ़ी हो गई इसमें, लेकिन फिर भी बहुत काम है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सारी डेफिशिएंसी जो है उनका पता करेंगे, सिम्टम से भी पता कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर, क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी डेफिशिएंसी क्लियर कराइए उनकी, जिस वजह से होता, खासकर बी कॉम्प्लेक्स की वजह से ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी रहती है, विटामिन C, विटामिन A और बी कॉम्प्लेक्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं, अब कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। सर ऑयल का बेस का रखना है। बेस कोई भी ऑयल रखें आप, ऑलिव ऑयल रख लो, तिल का तेल रख लो। मस्टर्ड ऑयल से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल थोड़ा देख के देना,
पूछ रहे ना, कुछ लोगों को छींके आने लगती है मस्टर्ड ऑयल से। सर मैक्सिलरी रीजन में सर मैक्सिलरी रीजन में C1 काम करेगा ना सर? C1 के सिम्टम कुछ नजर आते हैं तो दे सकते हैं, सी ग्रुप आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको देखना है सी ग्रुप की जरूरत कितनी है। ओके सर। हाँ लोकेश सर आप दीजिए, चलेगा ये। हेलो सर। हाँ जी। सर जैसे हम D3 से जंपिंग मेथड में करते हैं, हाँ। तो क्या D4 से भी, अगर जैसे D4 है तो उससे हम D5 D6 या D10 में अगर करना चाहें तो उसका कैसे रहेगा? ऐसे ही रहेगा सर, 20 ड्रॉप डाल के 2 डायल्यूशन जंप कराइए, और 2 ड्रॉप डाल के 3 डायल्यूशन जंप कराइए। नहीं, जैसे डायरेक्ट पेशेंट को देना हो D4 से। D4 से क्या बना के देना है? मान लो जैसे D4 है मेरे पास, मान के चलिए, और कोई मेडिसिन खत्म हो गई हाँ D3 की, तो हाँ। D4 से मैं दे रहा हूँ, तो अगर मुझे D4 से D6 या D10 के लेवल पे जाना जंपिंग मेथड से, तो उसमें क्या फार्मूला रहेगा? D4 से D10 बनाना है आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो यही तो है, D4 से पहले आपको D7, D4, D5, D6, D7 बनाना पड़ेगा, और D7 से D10 बनाना पड़ेगा। नहीं, ये तो एक हमारे पास मेडिसिन रखने वाली बात होगी। मैं एक जनरल, जैसे पेशेंट आया हमारे पास, हाँ जैसे हम 10 ड्रॉप डालते हैं ना D3 से इसमें D10 के लिए, हाँ तो क्या हम हाँ D10 हाँ, बनाना अच्छा हो समझ डायरेक्ट गया समझ पेशेंट को गया देने के समझ लिए? गया। आप मान लो आप D3 से डायरेक्ट प्रैक्टिस करना, D4 से डायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। यस 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 सर, यस सर। हाँ तो आप इनको 1/3 पे ले आइए, सारे जो ड्रॉप है ना 1/3 पे ले आइए। 1/3 पे, जैसे कि 60 ड्रॉप है, तो उसका मान के चलिए 30 ड्रॉप, 20। सॉरी हाँ 20। ठीक है, 20 मान के चलो कि D5 बन गया D4 से हमारा। हाँ ठीक है, और D10 में जाए तो इसी से सपोज। D10 में हम 10 ड्रॉप यूज कर रहे हैं ना, या 9 ड्रॉप यूज कर रहे हैं, तो 3 ड्रॉप डालोगे आप D4 से। अच्छा, 1/3 का ही फार्मूला रहेगा ना? हाँ हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। नमस्कार सर। गुड नाइट। हेलो। हेलो हेलो सर। कमल सर पूछ रहे हैं खाना खाना कब खाते हो? शाम को खाना खाता नहीं सर, मैं दूध पीता हूँ बस। हेलो सर। हाँ जी सर। ये सर बोल रहे हैं नमस्कार आज सर। एक चीज तो छूट ही गया सर, है जी। डोज वाला तो छूट ही गया। टाइम नहीं है ना, कल बताऊंगा। जी सर। सर एक डाउट है सर। हाँ जी। सर जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट में सर लेडीज को ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यूस हो रहा है 1 वीक और 10 डेज से। पीसीओएस का जो ट्रीटमेंट दिया हमने उसमें ब्लीडिंग हो रहा है। C1A1B दो पहले 10th में ना आप उनको। C1A1B 10th हाँ डाइल्यूशन 10th डाइल्यूशन पहले दिया ब्लीडिंग। हूँ सर, कम नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा भी दिया हूँ, कम नहीं हो रहा। फिर उसको एकदम 200 में लेके गए तो थोड़ा कंट्रोल हुआ है। हाँ तो तो आप फिर ये 200। पीसीओएस का ट्रीटमेंट कैसा चालू रख के देना है, कैसा? हाँ PCOS का ट्रीटमेंट चालू रखिए और ब्लीडिंग को कंट्रोल रखिए। दोनों भी देना है? हाँ जैसे जैसे रिड्यूस हो जाएगा ना, वो साइज रिड्यूस होगा उधर से ब्लीडिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जनरली ये ब्लीडिंग क्यों होता है सर? ये पीसीओएस के ट्रीटमेंट में होता है क्या ऐसा ब्लीडिंग? ये तो सर एक्चुअली हार्मोनल प्रॉब्लम है सारी, PCOS भी तो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होता है। हाँ उससे तो होता है सर, मतलब अपना जो ट्रीटमेंट है उसमें ये होना पॉजिटिव है ये आपका? हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस ही तो वो तो ठीक कर रहे हैं हम, इसलिए तो D5 में D6 में देते हैं मैक्सिमम चीजों को। तो सर मतलब ये जैसे हमारे ब्लीडिंग के पास, C1A1B जो बोल रहे ना सर, उसको 200 में देना है? हाँ पहले आप जो है ब्लीडिंग को मैनेज करिए, आप उसको C1 हटा दीजिए वहां से, C1 को PCOS के फॉर्मूले रखिए, और A1B को दीजिए 200 में ना 1 डोज डेली। A1B को 200 डाइल्यूशन में दे हाँ देना है, और और C1 को पीसीओ का PCOS वाले ट्रीटमेंट में रखिए। कंटिन्यू रखना है। हाँ
अच्छा, और एक चीज सर, मैं सुना कि जैसा हम 200 डायल्यूशन देते हैं रेगुलरली, तो जो स्प्रिंग मसल्स है वो श्रिंक हो जाती है। नहीं तो बहुत कंटिन्यूस नहीं देना है ना। अच्छा, क्योंकि उससे भी वीकनेस होके ऑर्गन काम करना बंद कर नहीं देता है नहीं, सर इस। वो 200 से ऐसा कुछ नहीं होता सर। अगर आप 1000 या उससे ऊपर की डोज को लगातार देंगे और देते ही चले जाएंगे तो पॉसिबिलिटी कुछ है, वो ज्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन इसलिए मैं बोलता ठीक। हूँ 1000 पोटेंसी आप दे रहे हैं, 5 दिन दो, बंद कर दो, एक वीक के लिए, 10 दिन के लिए बंद कर दो, फिर दोबारा दे दो, ऐसे करो। ओके सर, ठीक सर है। जैसे अपने पास गायनी और एक ना हार्मोन्स के नाम से पेटेंट है D3 में, तो उसको मैं अभी तक समझ नहीं पाया उसको कैसे यूज करना। मान लो जैसे पीसीओडी वाला अभी चल रहा है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे यूज करें और कहाँ का यूज कर सकते हैं दोनों उनको? सर उसको जैसे, उसको लिकोरिया में यूज कर सकते हैं आप 30 में बना के, ठीक है सर। ठीक है। और पीसीओडी में यूज कर सकते हैं आप उसको D6 में, D6 से D5, या D10, ब्लीडिंग भी ज्यादा है तो D10 में, D10 से D6 फिर ऐसे नीचे आ सकते हैं। दोनों को ही, हार्मोनल और गायनी वाले को? हाँ दोनों नहीं, हाँ दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी दे मतलब सकते हैं। जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल्स के, हर बीमारी में उसको यूज करें ना? हाँ, बल्कि हार्मोनल ड्रग को तो मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। ओके ओके ओके, ठीक है सर। सर डोज के हेलो सर। जैसे 10 ड्रॉप या 15 ड्रॉप जो डोज देते हैं डोज सर, का कल बताऊंगा सर, तो उसके कल डोज का डाउट रह गया, उसको भी कल मैं क्लियर ओके करूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। जी सर। हेलो सर। हाँ जी मैडम। सर आपने बताया पीसीओडी का 205 डेज देना है, तो अगर ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ नहीं नहीं, 5 डेज भी 1000 को 5 डेज दे के बंद करना है, 200 को आप 15 दिन भी दे सकते हैं लगातार। C1A1B का 200 में सर? हाँ 15 दिन दे सकते हैं, 15 दिन में मैनेज हो जाती है ब्लीडिंग। ओके ओके सर। तो इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है ना नहीं सर? नहीं, 15 डेज में वो कोई कोई बुरा इफेक्ट नहीं होगा मैम। क्या है ना कि पेशेंट बोल रहा था थोड़ा वीकनेस और कमजोर पड़ रहा है, तो ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, तो उसने बोल रहा है सर। हाँ इसलिए पहले, एक्चुअली सेम। पहले ब्लीडिंग जो रोकना जरूरी है, इसलिए बोलता हूँ ब्लीडिंग रोकना जरूरी है सबसे पहले। ओके ओके सर। सर आपने एवियन पेशेंट को आपका आरए फैक्टर का बताया आपने, S6 और C11G का लास्ट क्लास में, तो दोनों D6 में देना है। मैं दिया एक्चुअली, अभी 3 दिन हुआ उसको लेते लेते। 3 दिन में ही उसका पेन भी कम हो रहा है और स्टिफनेस भी कम हो रहा है एक्चुअली, डोज पर डोज में। बट एक डाउट है सर, एवियन प्रोटोकॉल आपने बताया नहीं ना सर? C11 का D5 से शुरू करता है और D4 का ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं, एंड A2F1 हायर डाइल्यूशन भी है। सो क्या हम शुरू कर सकते हैं सर इसके साथ, या अलग तरीके साथ? हाँ हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं सर, एक्चुअली C1 है ना सर, C11G के साथ Ven1 भी है सर, और D5